वेलकम इन नेक्स्ट क्लास। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सेकेंड बलगतीय नेक्स्ट पास में आज जो है विभिन्न कोटियों की अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इनके बारे में हमको स्टडी करना है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इनको पढ़ने के पूर्व ये पहला इनको पढ़ने का क्रम रहता है कि पहले इनका डेफिनेशन को पढ़ा जाता है, परिभाषा को पढ़ते हैं, परिभाषा इनका क्या रहता है। दूसरे नंबर पर इनका एग्जाम्पल क्या है इसके बारे में पढ़ाया जाता है। और तीसरा नंबर पर जो है इनके लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, दर स्थिरांक के का व्यंजक क्या होता है उसके बारे में पढ़ा जाता है। और चौथा के लिए अर्ध आयुकाल, अर्ध आयुकाल के लिए व्यंजक, जिसे टी हाफ से दर्शाते हैं, यानी टी 1/2 से दर्शाया जाता है, उसके लिए व्यंजक। और पांचवा पर इनका लक्षण कि इनका इन अभिक्रियाओं की कोटि का लक्षण क्या रहता है। इन 5 बिंदुओं के आधार पर शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं का स्टडी करेंगे। तो पहले डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल को, फिर दर स्थिरांक का व्यंजक को, फिर अर्ध आयुकाल का व्यंजक को और उनका लक्षण को। तो रही बात ये अर्ध आयुकाल एक नया शब्द है आपके लिए, तो पहले थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। ये हाफ लाइफ पीरियड अर्ध आयुकाल मीन्स क्या रहता है, यानी अर्ध आयुकाल किसे कहेंगे, अर्ध आयुकाल किसे कहा जाता है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती रहती है, पहले अभिकारक कितना था तो उत्पाद जो 0 रहता है। मान लीजिए अभिकारक इतना कम हो जाता है तो उत्पाद इतना बन जाता है। मान लीजिए अभिकारक इतना खत्म हो जाता है तो उत्पाद इतना बन जाता है। तो आधा अभिक्रिया कंप्लीट होने तक जितना टाइम लगता है, मान लो इतना खत्म होने में 5 मिनट लग रहा है, इतना खत्म होने में 10 मिनट और इतना खत्म होने पर 50 मिनट लग रहा है। तो ये पूरा आधा भाग को खत्म होने के लिए जितना समयावधि की आवश्यकता होती है उसी समयांतराल को कहा जाता है अर्ध आयुकाल कहा जाता है। अर्ध में शुद्ध आधा आयुकाल में होता है, उसका जीवन का पूर्ण काल जितना रहता है, जितना तक वो जीवित रहता है उसका आधा को यानी अर्ध आयुकाल कहते हैं। इस प्रकार अर्ध आयुकाल में क्या रहता है, अर्ध आयुकाल हाफ लाइफ पीरियड कहा जाता है। तो आयुकाल तो ये काल में एक प्रकार का समय है, तो कैसा समय है कि ऐसा समय है कि जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाता है, यानी अर्ध आयुकाल वह समय होती है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्ध आयुकाल वह समय होती है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, या अर्ध आयुकाल वह समय होती है जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता शेष रहती है या आधी मात्रा शेष रहती है। इसे टी हाफ से रिप्रेजेंट करते हैं, टी 1/2 से दर्शाया जाता है। जैसे हमारा सिलेबस में 12 अध्याय है, तो 6 अध्याय कंप्लीट होने में जितना समय लग जाता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। या जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं या रोटी खा रहे हैं, मान लीजिए 4 टू खाते हैं जैसे, तो 2 टू खत्म होने में जितना समय लगता है उसको क्या कहेंगे हम, हाफ लाइफ पीरियड यानी अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो अर्ध जैसे वर्ष के आधा को कहा जाता है 6 मास यानी 6 माही गणना कहा जाता है। तो ऐसे आयु के संदर्भ में आधा अभिक्रिया कंप्लीटेड होने में जितना टाइम लगता है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से अर्ध आयुकाल मीन्स होगा कि अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की आधी सांद्रता शेष रह जाती है। तो
ये आपका अर्ध आयुकाल का डेफिनेशन हो जाएगा कि अर्ध आयुकाल मीन्स हो जाएगा आपका अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल वह समय होती है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, या अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें अभिकारक की आधी मात्रा शेष रह जाती है, यानी आधा कंप्लीट हो जाती है, आधा बच जाती है। अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया, पहले परिभाषा को देखेंगे, फिर एग्जाम्पल को, फिर जो उसके लिए दर स्थिरांक का व्यंजक को। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का पहले परिभाषा को देख लेते हैं और उसके एग्जाम्पल को। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स क्या होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसका जैसे एग्जाम्पल देखिए हम लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया कि H2 प्लस Cl2, यह अभिक्रिया में 2HCl जो उत्पाद बनता है, इसके लिए द्रव्यम समीकरण dx/dt यह होता है आपका K। अभिक्रिया की दर को dx/dt से दर्शाते हैं कि H2 का घात 0 और Cl2 का घात 0 हो जाता है। तो कोटि बराबर होता है आपका, कोटि बराबर होता है 0 + 0 यानी इक्वल 0 हो जाता है। तो ऐसा अभिक्रिया, इसमें अभिक्रिया की दर को ये अभिकारक पर डिपेंड नहीं करता है, यानी अभिकारक से स्वतंत्र रहता है, वो किसी बाह्य तथ्य पर निर्भर करता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रताओं से स्वतंत्र होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या कोई रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के शून्य में घात के समानुपाती होती है, इनका एक हटाने में समानुपाती क्यों लगेगा, तो इस शून्य में घात के समानुपाती होती है। तो ऐसा अभिक्रिया को शून्य कोटि का अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम में आता है शून्य कोटि का अभिक्रिया क्या है, परिभाषा लिखी हुआ, तो उसके लिए दर स्थिरांक का व्यंजक की उपपत्ति की इस प्रकार से आएगा। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं से स्वतंत्र रहती है, अर्थात अभिकारकों के सांद्रताओं के शून्य में घात के समानुपाती होती है, उन्हें शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या हो जाएगी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके वेग या दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करती है, अर्थात शून्य में घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे H2 + Cl2 → 2HCl, यह शून्य कोटि की अभिक्रिया को बताता है। अब देखते हैं हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक हेतु व्यंजक कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, यानी डेरिवेशन क्या हो जाएगा, के का क्या व्यंजक होता है, इस प्रकार से एक व्यंजक का उपपत्ति करना है। तो देखते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक। तो दर स्थिरांक के व्यंजक के लिए, यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का व्यंजक, दर स्थिरांक का व्यंजक, इस व्यंजक का डेरिवेशन कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक अभिक्रिया मानते हैं, माना कि A टेंड्स टू प्रोडक्ट, ए जो है उत्पाद में बदल रहा है, यानी A टेंड्स टू प्रोडक्ट है, माना कि A टेंड्स टू प्रोडक्ट, ए जो है उत्पाद में बदल रहा है। तो ये ए की प्रारंभिक सांद्रता जो है A मोल है, प्रारंभ में A मोल है, और इसका उत्पाद का 0 मोल है स्टार्टिंग में। 30 सेकेंड पश्चात ये प्रारंभ में है, ये प्रारंभ में हो जाएगा, और 30 सेकेंड पश्चात इसका X मोल उत्पाद में बदल जाता है। तो अभिकारक का A-X मोल बचेगा। 30 सेकेंड पश्चात, 30 सेकेंड पश्चात A-X मोल शेष रहेगा। तो प्रारंभ में A मोल मानते हैं, और 30 सेकेंड पश्चात A-X मोल
अभिकारक का शीर्षक और उत्पाद का x मूल बन जाता है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया की परिभाषा से शून्य कोटि की अभिक्रिया के परिभाषा से टी सेकेंड पश्चात अभिक्रिया का वेग जो रहता है, टी सेकेंड पश्चात अभिक्रिया का वेग dx by dt यह समानुपाती हो जाता है। dx by dt समानुपाती होगा, टी सेकेंड पश्चात अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के। टी सेकेंड पश्चात अभिकारक की सांद्रता a माइनस एक्स बची रहती है, तो उसके शून्य में घात के समानुपाती होता है। a माइनस एक्स होल टू द पावर 0 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी a माइनस एक्स होल टू द पावर 0 के शून्य में घात के समानुपाती हो जाता है। शून्य कोटि का अभिक्रिया है, इसलिए a माइनस एक्स होल टू द पावर 0 के समानुपाती होगा। अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता तो dx by dt यानी अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता a माइनस एक्स होल टू द पावर 1 के। अब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो नियतांक लगता है, dx by dt बराबर हो जाता है आपका k0 और a माइनस एक्स होल टू द पावर 0, जहाँ k0 को कहा जाता है, जहाँ k0 बराबर शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक, शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक हो जाता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया का दर स्थिरांक हो जाता है 0 आर्डर रिएक्शन किया दर स्थिरांक हो जाता है। अब आगे कि dx by dt बराबर हो जाता है आपका k0 और इसका वैल्यू a माइनस एक्स होल टू द पावर 0 का वैल्यू 1 आता है, किसी के घात शून्य हो तो उसका मान 1 होता है, गुना 1 हो जाएगा, यानी dx by dt। तो dx बराबर हो जाएगा, dt को उस साइड ले जाते हैं, k0 साइड ले जाते हैं dt को, तो dx बराबर हो जाता है आपका k0 इंटू dt हो जाता है, k0 इंटू dt राइट साइड ले जाता है, गुना 1 का कोई वैल्यू नहीं है। अब इसका क्या करते हैं, समीकरण का समाकलन कर देते हैं। उपयुक्त समीकरण का समाकलन करने पर आपको मिल जाएगा कि समीकरण का समाकलन करते हैं तो इंटीग्रेशन dx इक्वल हो जाता है इंटीग्रेशन k0 इंटू dt हो जाता है, इंटीग्रेशन k0 इंटू dt हो जाएगा। समाकलन करते हैं तो समाकलन करेंगे तो dx इंटीग्रेशन dx बराबर इंटीग्रेशन k0 इंटू dt हो जाता है। अब समाकलन करते हैं तो याद रखिए ना, समाकलन जब किया जाता है तो उस स्थिति में आपका समाकलन करने पर ये dx का समाकलन जो है, dx का समाकलन x हो जाता है, dx का समाकलन जो है x हो जाएगा। और ये k0 जो है एक नियतांक है और अवकलन समाकलन में नियतांक जो बाहर हो जाता है, तो ये k0 का समाकलन नहीं हुआ, k0 इंटू ये dt का समाकलन जो t हो जाता है, dt का समाकलन जो t हो जाता है, प्लस एक तो एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, प्लस करके एक तो एक्स्ट्रा c जोड़ा जाता है, जहाँ c को कहा जाता है समाकलन नियतांक कहा जाता है, जहाँ c बराबर समाकलन नियतांक होता है, समाकलन नियतांक हो जाता है, समाकलन नियतांक कहते हैं, यानी c को समाकलन नियतांक कहा जाता है। तो x बराबर मिल जाता है आपको k0 इंटू t प्लस c हो जाता है। इसको समीकरण 1 कर देते हैं। अब विशेष परिस्थिति के अनुरूप c के वैल्यू को निकाला जाता है, यानी विशेष परिस्थिति के आधार पर c के वैल्यू को निकाला जाता है और c के वैल्यू को समीकरण 1 में रखी जाती है, यानी c के वैल्यू को निकालते हैं और उसको समीकरण 1 में रखते हैं। तो
इसके लिए जब t बराबर 0 था, अभिक्रिया स्टार्ट ही नहीं हुआ था। रसायन की भाषा में t बराबर 0 यानी शून्य समय का अर्थ होता है अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुआ था। तो जब t बराबर 0 था यानी अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुआ था, तो ये उत्पाद x बराबर भी 0 होता है, उत्पाद x बराबर भी 0 हो जाएगा। इसलिए यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, इसलिए ये x की जगह 0 बराबर ये k0 गुणा t की जगह 0, जब t की जगह 0 होता है तो x बराबर भी 0 होता है, यानी जब t बराबर 0 होता है तो x बराबर भी 0 प्लस c हो जाएगा। देन यहाँ से ये 0 और इसका अपना इसे करेंगे 0 प्लस c मीन्स 0 बराबर हो जाएगा आपका, c मीन्स c बराबर हो जाता है 0। तो इस प्रकार समाकलन नियतांक के मान को प्राप्त किया जाता है। समाकलन नियतांक के मान को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि विशेष परिस्थिति का उपयोग करते हैं। जब x यानी t बराबर 0 तो x बराबर 0 इसका उपयोग किया जाता है और समाकलन नियतांक c के मान को प्राप्त किया जाता है। अतः c के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में ही रख देते, समीकरण 1 में रखने पर आपको मिल जाएगा, समीकरण 1 में रखते हैं तो x बराबर k0 इंटू टी प्लस c का वैल्यू 0 हो जाता है। तो यहाँ से मिल जाता है x बराबर k0 इंटू टी, यानी k0 का वैल्यू निकाला तो x बटे t बराबर k0, यानी k0 बराबर हो जाता है आपका x बटे t। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का अभिष्ट व्यंजक होता है। यही शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। तो ये शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का अभिष्ट व्यंजक है। तो स्टार्ट कहाँ से करते हैं कि इसका व्यंजक को निकालने के लिए पहला स्टेप में स्टेटमेंट को किया जाता है h टू प्रोडक्ट। तो प्रारंभ में a और राइट साइड 0 रहेगा, a माइनस एक्स यानी x निकाल देंगे तो राइट साइड x बनेगा t सेकेंड। पहला स्टेप रहता है dx बाई dt समानुपाती हो जाता है a माइनस एक्स होल पावर 0 के। समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो k0 लगता है। फिर उसके बाद जो है यानी घात 1 शून्य का मान 1 हो जाता है। अब dx बराबर k0 इंटू dt, ये समीकरण का समाकलन करना पड़ता है, यानी समीकरण का समाकलन कर देंगे तो मिल जाता है x बराबर k0 इंटू टी प्लस सी हो जाता है। उसके समीकरण 1 करते हैं। अब विशेष कंडीशन के आधार पर समाकलन नियतांक c का मान को निकालते हैं। जब x बराबर 0 तो t बराबर 0 तो x बराबर 0, इस आधार पर c के वैल्यू को निकालकर उसी समीकरण 1 में ही रख देते हैं और लास्ट में हमको मिल जाता है k0 बराबर x बाई टी। शून्य कोटि की अभिक्रिया के दर स्थिरांक का अभिष्ट व्यंजक होता है। तो माना कि h टू प्रोडक्ट में अभिकारक एक ही प्रारंभिक सांद्रता a मोल प्रति लीटर है, अर्थात h टू प्रोडक्ट में a और राइट साइड 0 फिर a माइनस एक्स और राइट साइड x, तब t सेकेंड पश्चात अभिक्रिया की दर dx बाई dt समानुपाती a माइनस एक्स होल पावर 0 समानुपाती को हटाएंगे तो dx बाई dt बराबर k0 इंटू 1 हो जाएगा। फिर dx बराबर k0 इंटू dt, उस समीकरण का समाकलन करते हैं तो मिलता है हमको x बराबर k0 इंटू टी प्लस सी। अब विशेष परिस्थिति के आधार पर समाकलन नियतांक c के मान को निकालते हैं, उसको डाल देते हैं, लास्ट मिल जाता है हमको कि x बराबर हो जाता है आपका k0 बाई टी हो जाता है। तो वहाँ से निकलता है k0 बराबर यानी x बराबर k0 इंटू टी और वहाँ से मिल जाएगा आपको k0 बराबर x बाई टी। यही दर स्थिरांक का अभिष्ट व्यंजक होता है। अब आगे जो है कि दर स्थिरांक के व्यंजक के पश्चात जो है इसके अर्ध आयुकाल का व्यंजक पूछता है। तो अर्ध आयुकाल का व्यंजक अगर पूछे
लिया तो उस समय आपको यहाँ से यहाँ हेडिंग को बदल देना है और अर्ध आयुकाल का व्यंजक यानी अर्ध आयुकाल का व्यंजक चौथा स्टेप है आपका अर्ध आयुकाल का व्यंजक अर्ध आयुकाल का व्यंजक। तो अर्ध आयुकाल के व्यंजक के लिए पूरा जो है अर्ध आयुकाल के व्यंजक के लिए अर्ध आयुकाल की व्यंजक के लिए आपको जो है यानी अर्ध आयुकाल का व्यंजक के लिए पूरा जो है यहाँ से ऐसे ही बनाना है। पहले द्वि स्थिरांक का व्यंजक को निकाल लेना है, अब यहाँ से आगे बढ़ना है। द्वि स्थिरांक का व्यंजक यानी मिला आपको k0 बराबर x/t मिला है। तो याद रखिए ना, आगे वहां से आगे बढ़ते हैं और अर्ध आयुकाल पर एक शर्त डालते हैं। अर्ध आयुकाल पर मिलता है आपको अर्ध आयुकाल पर समय इसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो अर्ध आयुकाल पर t बराबर t हाफ यानी जब समय का मान जो है अर्ध आयुकाल लेते हैं t का मान t हाफ लिया जाता है, आधा अभिक्रिया कम्प्लीटेड माना जाता है। तो इस समय ये उत्पाद जो है वो अभिकारक का आधा में मिला रहता है यानी x बराबर a/t होता है। जब यानी आपका t बराबर t हाफ हो तो x बराबर हो जाता है a/t हो जाता है। इस प्रकार से t बराबर t हाफ तो x बराबर हो जाता है आपका a/t हो जाएगा। देन तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको कि k0 बराबर x के जगह रखेंगे हम लोग a/2 रखेंगे, x के जगह a/2 और t की जगह रखते हैं t हाफ। तो यहाँ से मिलेगा पक्षांतर करेंगे तो t हाफ गुणा k0 बराबर a/2 यानी यहाँ से मिल जाएगा k0 बराबर हो जाएगा t हाफ बराबर हो जाएगा k0 को पक्षांतर करते हैं तो a/2 k0 यही अर्ध आयुकाल का व्यंजक है। यही अर्ध आयुकाल का अभिष्ट व्यंजक हो जाता है। केवल बढ़ना है, थोड़ा सा आगे करना क्या है कि जब t बराबर t हाफ तो x बराबर a/2 हो जाता है, उस वैल्यू को डाल देते हैं तो अर्ध आयुकाल t हाफ बराबर मिल जाता है आपका कि अर्ध आयुकाल t हाफ बराबर मिल जाता है यानी a/2 k0 हो जाता है। तो इस प्रकार की था आपका अर्ध आयुकाल का व्यंजक और अर्ध आयुकाल के व्यंजक द्वि स्थिरांक का व्यंजक और अर्ध आयुकाल का व्यंजक। उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का लक्षण क्या रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण क्या रहते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण में पहला कि इसके लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग dx/dt और सांद्रता के मध्य ग्राफ आलेखित करते हैं यानी कि dx/dt बराबर यहाँ इस समीकरण में dx/dt बराबर k0 मिलता है। यहाँ पे देखेंगे तो अभिकारक की सांद्रता को जितना बढ़ाई घटाई जाए अभिक्रिया का वेग जो नहीं बढ़ता है अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यह ग्राफ जो है सांद्रता अक्ष के समांतर प्राप्त होता है। जब एक राशि दूसरा राशि पर निर्भर नहीं करता है तो दोनों के मध्य ग्राफ आलेखित करने पर पहले यानी दूसरा राशि के समांतर और सरल रेखा प्राप्त होता है। इसको जितना भी बढ़ाया जाए ये ऊपर तरफ नहीं बढ़ता है, नियतांक रहता है। जैसे से बढ़ाया जाता है तो पहला लक्षण हो जाता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता वेग सांद्रता ग्राफ सांद्रता अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। सांद्रता अक्ष के समांतर एक सरल रेखा प्राप्त होता है। दूसरा लक्षण की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो है ये अभिक्रिया का उत्पाद की सांद्रता और समय के मध्य ग्राफ आलेखित करते हैं। तो ये x बराबर k0 इंटू टी होता है। यहाँ पे x बराबर k0 इंटू टी। तो ये समीकरण जो y बराबर mx यानी y बराबर mx जो एक सरल रेखा का समीकरण बताता है। y बराबर आपका mx जो है एक सरल रेखा का समीकरण है और y बराबर mx प्लस c एक सरल रेखा का समीकरण, लेकिन यहाँ c नहीं है। अंततः y बराबर mx मूल बिंदु से गुजरने वाला एक सरल
ये उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ आलेखित करने पर सांद्रता उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ आलेखित करने पर मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है। पहला कि वेग और सांद्रता के मध्य ग्राफ आलेखित करते तो सांद्रता के समांतर, और अब उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य ग्राफ आलेखित करते तो सांद्रता वह मूल बिंदु से गुजरने वाला एक सरल रेखा प्राप्त होता है। इसके बाद अगला विशेषता रहता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का अगला विशेषता कि इसका दर स्थिरांक का इकाई दर स्थिरांक का मात्रक, दर स्थिरांक का मात्रक, तो दर स्थिरांक का मात्रक हो जाता है कि 0 बराबर हो जाता है आपका x/t। तो ये x जो है सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक जो है आपका यानी सेकंड होता है, तो मोल प्रति लीटर बटे लीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा आपका मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स होता है। तो इस प्रकार आप देखिए हम लोग कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का पहले अर्ध आयुकाल से स्टार्ट किए थे। तो अर्ध आयुकाल मीन्स होगा कि अर्ध आयुकाल वह समय होता है जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा एग्जाम्पल, उसके बाद शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक, और उसके बाद जो है स्टार्ट किए हम लोग यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का व्यंजक, और शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल के व्यंजक के पश्चात शून्य कोटि की अभिक्रिया के लक्षण की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता वेग सांद्रता ग्राफ, सांद्रता के समांतर सरल रेखा और उत्पाद की सांद्रता व समय के मध्य खींचा गया ग्राफ जो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। कल स्टार्ट करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में।